इंदौर प्रेस क्लब में स्थापना दिवस के मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश की पत्रकारिता जगत के टीवी पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने देश की राजनीति, पत्रकारिता और लोकतंत्र में नोट, वोट और खसोट को लेकर राजनीतिक पार्टियों को जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए खास रिपोर्ट। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने आंकड़ों के लिहाज से देश के बड़े राज्यों की गरीबी स्तर से विश्व के सबसे गरीब देशों की तुलना करते हुए चिंता जताई कि हम कैसा भारत गढ़ रहे हैं। साथ ही वर्तमान में राजनीति में वोट के लिए नोट के इस्तेमाल के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। ये जरा समझने की स्थिति में लाइए कि आखिर क्यों जरूरी है पढ़ाई लिखाई, क्यों जरूरी है लेखक होना, क्यों जरूरी है पत्रकार होना, क्यों जरूरी है उस दौर को लेकर मंथन करते हुए उन तमाम परिस्थितियों को जीना जिसे सत्ता अपने हथेली पे नचाना चाहती है। बड़ा अजीबोगरीब सब्जेक्ट है वोट। हमें लगता है वोट शब्द बोलते ही हम लोग नोट सुनने लगते हैं। भाई इसमें साफ मतलब बगल में लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी जब हम वोट कह रहे हैं, और शायद खसोट भी शब्द ठीक नहीं बैठता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब पत्रकारिता शब्द आता है तो हमें लगता है कि पत्रकारिता खासतौर से चुनाव के वक्त में बहुत मायने रखती है, उसका एक बड़ा महत्व होता है। आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं। हम काफ़ी अरसे बाद इंदौर आए हैं। काफ़ी अरसे का मतलब है कि वाकई काफ़ी अरसे बाद, दशकों बाद आए हैं इंदौर। और सुबह एयरपोर्ट से लेकर हम लगातार एक चीज़ महसूस कर रहे हैं कि इंदौर वासियों को इंदौर पे बहुत गर्व है। और हम ये सोच रहे थे लगातार। सुबह संयोग से 8 बार से जो सांसद हैं उनसे भी मुलाकात हो गई। उन्होंने भी अपना परिचय ताई और दीदी के तौर पर ही दिया। देखिए, देश खत्म हो जाएगा तो इंदौर बचा के आप क्या कर लीजिएगा। इतना भी खूबसूरत शहर सही। हम देश की बात नहीं करते, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चलिए, बात आज यहीं से शुरू होती है। यूनाइटेड नेशन का एक यूएनडीपी प्रोग्राम होता है और यूएनडीपी के तहत चीज़ें निकल कर आती हैं। दुनिया में सबसे खराब स्थिति जिस देश की है उसका नाम है नमीबिया। यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें जिक्र किया कि मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, मध्य प्रदेश का मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसे एमपीआई कहते हैं, जो नमीबिया का है वो मध्य प्रदेश का है। इंदौर को खूबसूरत बना के क्या कर लीजिएगा। 0.181। यहां पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। दूसरे नंबर पर जहां से कहते हैं दिल्ली का रास्ता निकलता है, वो प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश। 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश दुनिया में जो दूसरा सबसे गरीब पिछड़ा इलाका हुआ है कांगो का इलाका, उसका एमपीआई रेट जो है वो 0.180 है। उत्तर प्रदेश का भी यही है। ये मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कुपोषित बच्चे भी आते हैं, इसमें गरीबी भी आती है, इसमें भूख भी आती है, इसमें बीमार स्थितियां भी आती है। स्वच्छता पे गर्व मत कीजिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए इस देश में। लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, ये एक तस्वीर हमने रखी। एक नमीबिया, दूसरा कांगो। तीसरी स्थिति बनती है राजस्थान की। राजस्थान दुनिया में पैरेलल है ग्वाटेमाला के। 0.143 एमपीआई उसकी रेट है, यही राजस्थान की है। वहां पर 25 सीटें हैं। चौथी स्थिति बनती है छत्तीसगढ़ की, सटा हुआ इलाका, हम बट गया, छोटे राज्य की परिकल्पना हम लोग कर रहे थे। और पांचवी स्थिति बनती है बिहार की। छत्तीसगढ़ जिम्बाब्वे के पैरेलल में खड़ा होता है और बिहार जो है वो साउथ ईस्ट अफ्रीका का एक मलावाई करके देश है, उसके तुलना में। यानी हिंदुस्तान के 185 लोकसभा सीट इस 5 स्टेट को आपने गिन लिया। दुनिया के सबसे खराब स्थितियों को जीने वाले वो 5 देशों के बराबर ये 5 राज्य, और इन 5 राज्यों की जनसंख्या इन 5 देशों से ज्यादा है।
कौन सा भारत गढ़ रहे हैं? वोट और नोट में ही फंस जाएं क्या? साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार एक साल में बड़े उद्योगपतियों के औसतन 4 लाख करोड़ सालाना माफ करती थी, तो वहीं मोदी सरकार सालाना औसतन 6 लाख करोड़ माफ कर रही है। लेकिन किसानों को पैसा देने को लेकर संसद में बहस की जा रही है। ये कल्पना के परे है कि हिंदुस्तान के भीतर बहस इस बात को लेकर हो रही है कि 6,000 रुपए क्या कांग्रेस दे पाएगी? 72,000 रुपए साल के दे पाएगी? जोड़ दीजिएगा तो 3.5 लाख करोड़। परेशानी हो रही है हर किसी को, कैसे संभव है? ये कौन लोग खड़ा कर रहे हैं सवाल जिन्हें परेशानी हो रही है? अगर आप कुछ पहले चले जाइए, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी से पहले आपको जाना होगा, जनता पार्टी के दौर तक जाना होगा, या जनसंघ की फिलॉसफी को जरा समझना होगा। उनकी जो स्वदेशी की फिलॉसफी थी वो बहुत कुछ प्रभावित थे। देखिए, जनसंघ वाले लोग जिस पीरियड में राजनीति कर रहे थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। महात्मा गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जेपी ने जिन बातों का संपूर्ण क्रांति के जरिए जिक्र किया था, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का जड़ मूल से बदलाव की परिस्थितियां थी। अब हम लोग जिस जगह पर आ गए, उसमें हुआ क्या? एवरेज 4 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ बोझ पड़ेगा जो बीपीएल परिवारों को कांग्रेस देने जा रही है न्याय के तहत। 4 लाख करोड़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेट को मनमोहन सरकार माफ कर देती थी। हर साल करती रही, 10 साल तक करती रही। बड़ा हंगामा मचता था जब पार्लियामेंट में ये सवाल आता था और बजट को लेकर। उस पीरियड में बीजेपी के नेता जिस रूप में बोलते थे, इतना माफ़ कर देते हैं आप 4 लाख करोड़। मोदी सरकार आ गई, हमने एवरेज निकाला 6 लाख करोड़, हर बरस माफ़ किया जा रहा है। 3.5 लाख करोड़ साल में देने की स्थिति में नहीं है। 3.5 लाख करोड़ का मतलब यह है कि 6,000 अगर एक फैमिली को आप दे रहे हैं, प्रतिदिन 200 रुपए दे रहे हैं आप। और अंतर्राष्ट्रीय तौर की संस्था बताती है कि हिंदुस्तान का सबसे रईस शख्स एक दिन में 300 करोड़ रुपए कमाता है। अंबानी, नाम लेने का क्या जिक्र किया जाए इसमें, हर कोई जानता है। और जो शुरुआत के 1% लोग हैं, उस 1% की रकम जो है, प्रति घंटे की जो उनकी कमाई और उनको ऐशगाह है हिंदुस्तान के भीतर में, वो 3.5 लाख करोड़ पर भारी पड़ रहा है। तो अब क्या चाह रहे हैं? हमने जो इकोनॉमिक मॉडल खड़ा किया, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेहरू का मॉडल जो था वो मिक्स मॉडल था। वो संयोग से धीरे धीरे, शुरुआती दौर में आज़ादी मिली तो ये समझ में किसी को आ नहीं रहा था कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आया कि ये मॉडल भारतीयों से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि भारतीय मिजाज जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये अभारतीय मॉडल है। और धीरे धीरे ये सिकुड़ता चला गया एक वर्ग के भीतर, एक तबके के भीतर में। लेकिन आज क्या है? आज मॉडल ही बनाया जाता है एक तबके और एक समुदाय के लिए। ये कौन सी स्थिति है? आप अगर पेंशन देंगे तो आप एहसान कर रहे हैं। हम उन चीजों पर आएंगे आपको ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान का 33 करोड़ रुपया इन पार्लियामेंट्रीज और विधायकों के एक दिन का खर्चा है, जो देश की संपत्ति है। 33 करोड़ रुपया एक दिन में ये लोग उड़ाते हैं। हम इसमें वोट का जिक्र करें और इस बात का जिक्र करें कि एक डेमोक्रेसी के चेहरे के तौर पर हम चुनाव को देखने जा रहे हैं। वहीं इस दौरान अपने न्यूज चैनल आज तक के दौरान घटित अपने अनुभव साझा करते हुए जमकर नेताओं पर कटाक्ष किया। साथ ही नेताओं को मिलने वाली पेंशन पर भी सवालिया निशान खड़े किए। तो कृषि मंत्री का टेलीफोन आ गया हमारे पास। नहीं, पहले रिपोर्टर ने पटना से फोन किया, वो बात करना चाहते हैं। हम बोले कराइए, क्या हो गया है? अरे बोले बड़े गुस्से में थे, कह रहे थे कि आपने जो विकास दर बताया वो गलत बताया है, 1.4 तो हुआ ही नहीं है। हमने बोला हम क्या कर सकते हैं, उनको बोलिए बात करेंगे। फिर भी उन्होंने हमको फिर हमारे दफ्तर में फ़ोन किया, संपादक से बात की। तो उन्होंने कहा महाराज वो कार्यक्रम देते हैं, आप उनसे ही क्यों नहीं बात कर लेते हैं। बहरहाल फ़ोन आया उनका, जानते हैं हम लोग एक दूसरे को, राधा मोहन जी हैं। हमने बोला बताइए जी क्या हाल चाल है।
बोले यार आप कुछ भी दे देते हो, 1.4 आपने दे दिया। हम बोले हमने दे दिया? हाँ मेरा सेक्रेटरी बता रहा है कि 1.4 तो है नहीं, ये 3.4 है। हम बोले सेक्रेटरी बता रहा है तो आप सेक्रेटरी की बात को मान रहे हो? बोले हाँ। तो किसकी बात को मानेंगे? सेक्रेटरी की बात को नहीं मानेंगे तो? तमतमा रहे थे, वर्चुअली तमतमा रहे थे, आवाज़ में पकड़ में आ जाता है। तो हमने बोला अच्छा एक बात बताइए, ये पार्लियामेंट में आपने जो लिखित जवाब दिया है PIB के ज़रिए, वो गलत दिया है क्या? बोले क्यों? हम बोले उसमें तो 1.4 लिखा है। बोले अच्छा, मैं 10 मिनट फ़ोन करता हूँ। 10 मिनट बाद फ़ोन आया। अरे बोले यार सेक्रेटरी पागल है यार, छोड़ो उसको। ठीक है। हम खाली बताना चाह रहे हैं हमारा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। इस दौरान वाजपेयी ने देश के वर्तमान रोजगार सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पर जमकर सरकारों की चुटकी ली। जरा इन चीज़ों को समझिए इसलिए क्योंकि ये मसला सिर्फ चुनाव से नहीं जुड़ा होता है, ये हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं। गवर्नमेंट आई, बहुत ख़राब स्थिति थी। अगर आपको याद हो तो जिस समय कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर थे, उस समय एजुकेशन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे कि किस तरह का एजुकेशन हम दे रहे हैं। फिर गवर्नमेंट बदली तो इन्होंने बोला कि हम आते ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आपके सामने आएंगे। 2014 में कही गई बात है ये, आज 2019 आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ही नहीं है। आपके मैनिफेस्टो में जिक्र है और आपने पहले दिन कहा है, इस बात का जिक्र किया है, नहीं आई एजुकेशन पॉलिसी। उसकी वजह एक अलग विषय हो सकता है वो पूरा का पूरा, लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन पॉलिसी अपनी नहीं है, यानी आप इस देश को चलाने वाले हैं और आपके जहन में 2014 में ही जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों से बात कर रहे थे तो एक बच्चे ने, बिहार के एक बच्चे ने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी आप कब तक सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री रहेंगे? तो उन्होंने कहा था बेटा 2024 तक का तो मान के ही चलो। यानी आपके दिमाग में 10 साल रहा होगा कि 10 साल तक हमें कोई नहीं उठा सकता है, हम भी मान रहे हैं, चलिए नहीं। कुल मिलाकर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने तथ्य परख बातें रखते हुए देश के वर्तमान हालातों से इंदौर के कलमकारों को रूबरू कराया। इस दौरान देश की वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर जमकर आक्रोश और विरोध दर्ज करवाया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी, महासचिव नवनीत शुक्ला एवं रविवार के संपादक सुभाष खंडेलवाल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।